हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 1, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट में हमारा जो सेकंड नंबर का चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका सम आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो पूरा सॉल्यूशन है वो समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में जो सम पूछा गया था वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एंड कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। द फर्स्ट वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो पहले वो चेकआउट करें ताकि ये जो फॉर्मेट है और जो टैक्स स्लैब्स है वो हमने उसमें डिस्कस किया था, तो आपको इसमें आसानी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है श्री मोंटी इज अ फॉरेन सिटीजन, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर AY यानी कि असेसमेंट ईयर 2019-20 फ्रॉम द डेज ऑफ हिज स्टे इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर ईयर दिए गए हैं एंड यहाँ पर नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज है वो दिए गए हैं। तो मोंटी जो है वो इंडिया में कितने दिन तक कौन सी ईयर में स्टे किया है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। देन आगे हमें यहाँ पर बताया है कि ही रिसीव्ड फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग PY यानी कि प्रीवियस ईयर 2018 एंड 19। गिव योर ओपिनियन अबाउट टैक्स प्लानिंग so that he could have reduced his tax liability and also calculate tax payable by him। तो यहाँ पर हमें ये जो टैक्स कितना जो मोंटी है उसको पे करना रहेगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। देन हमें यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर्स दी है एंड यहाँ पर अमाउंट दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो ये जो फॉर्मेट है वो हमने फर्स्ट वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट सीखा हुआ था, तो यहाँ पर ये मैंने पहले से राइट डाउन करके रख ली। तो यहाँ पर हमें बताया है कि वेदर ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन PY यानी कि प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर हमें देखना रहेगा कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, तो हमारा ये जो असेसमेंट ईयर है वो है 2019-20। ओके, तो ये हमारा असेसमेंट ईयर यानी कि ये हमारा जो करंट ईयर होगा और उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ओके, तो वो है 2019-20। तो ये हमारा करंट ईयर हुआ, तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, तो ये जो हमारा है 2018 एंड 19 वो हमारा हुआ प्रीवियस ईयर। ओके, तो यहाँ पर 182 डेज के लिए मोंटी ने इंडिया में स्टे किया है कि नहीं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो प्रीवियस ईयर ये जो हमारा है उसमें मोंटी ने 70 डेज तक उसने इंडिया में स्टे किया है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 डेज। तो ये जो है 182 डेज से 70 डेज जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो 70 डेज है वो 182 डेज से कम है, इसीलिए हम यहाँ पर नो लिखेंगे। ओके, तो ये जो डेज है वो 182 डेज होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कम है इसीलिए हमने यहाँ पर नो लिखा। तो ये जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई यहाँ पर। तो उसके और में यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है तो वो है वेदर ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो मोंटी है उसने प्रीवियस ईयर में 60 डेज तक उसने इंडिया में स्टे किया है या नहीं। तो यहाँ पर कम से कम 60 डेज होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो 70 डेज तक उसने स्टे किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 डेज। ओके, तो यहाँ पर ये 70 डेज जो है वो 60 डेज से ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। देन उसके एंड में यानी हमें इसके और में नहीं बताया गया है, इसके एंड में बताया गया है। ओके, तो इसको भी हमें इसके साथ ही कंसिडर करना रहेगा। तो उसमें हमें बताया है कि ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज ड्यूरिंग फॉर PPY। ओके, तो PPY का मतलब क्या होता है, तो PPY का मतलब होता है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसको हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना रहेगा। प्रीवियस ईयर को छोड़ के बाकी के जितने भी ईयर्स है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ओके, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं PPY, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर।
तो जो मोंटी है उसने 365 डेज फॉर पीपीवाई के स्टे किया है कि नहीं इंडिया में, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो कंसिडर नहीं करना, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर के जो 4 ईयर्स है उसके डेज हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक हम कंसिडर करेंगे। तो 160 200 एंड 100। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 160 प्लस 200 प्लस 100। तो यहाँ पर ये डैश है तो हमें इसके डैश यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करने, क्योंकि इस डैश का मतलब यहाँ पर होता है 0 डेज। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर पीपीवाई की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर कंसिडर कर दिया। तो यहाँ पर ये डैश है, तो अगर स्टूडेंट को कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे डैश है तो इसको हमें फॉर पीपीवाई में कंसिडर नहीं करना, और स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो लास्ट है 1 2 3 एंड 4 ये कैलकुलेशन करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना यहाँ पे। तो यहाँ पे डैश भले ही दिया हुआ आपको, बट ये ईयर भी आपको कंसिडर करना रहेगा। तो 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब हम इन सब का टोटल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 460 डेज। इन सब का हम टोटल करेंगे तो 460 आएगा, जो 365 डेज से ज़्यादा है। ओके, तो जो मोंटी है उसने इंडिया में 365 डेज से ज़्यादा स्टे किया है, इसीलिए हम यहाँ पर यस लिखेंगे। तो इन दोनों कंडीशन में से हमारी कोई एक कंडीशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, बट यहाँ पे और में यहाँ पे दो हमें कंडीशन दिए वो एंड में है। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों को कंसिडर करेंगे। तो इन दोनों में येस है, यानी कि ये जो हमारा श्री मोंटी की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है वो हमारा इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट हुआ। ओके, तो इंडिया का रेसिडेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमें यहाँ पे येस मिला है, इसीलिए हम यहाँ पर फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो हम देखेंगे। तो अगर इन दोनों में से एक में नो आया होता तो हम आगे कैलकुलेशन नहीं करते, क्योंकि ये हमारा नॉन रेसिडेंट हो जाता है इसलिए। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे देखते वेदर ही इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 पीपीवाई। ओके, तो यहाँ पर भी पीपीवाई दिया है, इसीलिए हमें यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है वो कंसिडर नहीं करना। उसके ऊपर के 7 ईयर्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 पीपीवाई है इसीलिए। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमें पीपीवाई में सिर्फ 5 ईयर्स ही दिए हैं, तो वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो उसके जो डेज है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो फर्स्ट है 100, उसमें प्लस करेंगे 200, फिर यहाँ पे डैश दिया है इसीलिए इसको हम 0 कंसिडर करेंगे। देन यहाँ पे दी है 160 एंड उसमें प्लस करेंगे 270। ओके, तो ये जितने भी डेज थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर 7 पीपीवाई हमें कंसिडर करना रहेगा। ओके, बट यहाँ पे 5 दिया है इसीलिए हम यहाँ पर 5 कंसिडर करेंगे। देन इन सब का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 730 डेज। तो ये जो 730 डेज है वो हमें यहाँ पे ये जो मोंटी है उसने 730 डेज और मोर इन 7 पीपल इंडिया में स्टे किया है कि नहीं वो हमें देखते हो। तो यहाँ पर ये जो 730 डेज है वो 730 डेज इक्वल है, उससे ज़्यादा उसने स्टे नहीं किया। इसका मतलब ये जो कंडीशन हमारी है वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ पर हम यस लिखेंगे। तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो भी हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो श्री मोंटी है वो हमारा रेसिडेंट है, बट यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर ये जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसका आंसर यहाँ पर नो आया होता तो ये जो मोंटी है वो रेसिडेंट तो है हमारा, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता। ओके, बट यहाँ पे हमारा आंसर ये है, इसीलिए ये रेसिडेंट भी है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। आंसर क्या, तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये जो मोंटी है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर उसकी जो इनकम्स है वो हमें यहाँ पर दी गई है, तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट में दी गई है। तो अब हम उसको कैलकुलेशन करेंगे।
तो यहाँ पे हम तीनों के लिए यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट के लिए जो कितनी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर मिलती है वो हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स हमें दी थी वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे बताया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन यूएसए एंड रिसीव्ड इन कनाडा। ओके, तो यहाँ पर ये जो इंडियन इनकम होगी वो इन तीनों के लिए टैक्सेबल रहेगी। एंड अगर ये जो इनकम है वो फॉरेन इनकम होगी बट इंडिया में रिसीव हुई हो, या तो फिर जो उसका बिजनेस है वो इंडिया से मैनेज हो रहा हो एंड उसका जो सेटअप है वो इंडिया में हो, तो इन दोनों के लिए सिर्फ ये टैक्सेबल रहेगी। तो ये जो फॉर्मेट है वो हमने इसके पहले की वीडियो जो है उसमें कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन किया था। तो ये रहा। तो ये जो इंडियन इनकम होती है वो तीनों के लिए टैक्सेबल होती है एंड जो फॉरेन इनकम होती है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए फुल टैक्सेबल होती है। बट ये जो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है उसके लिए ये टैक्सेबल कब होगी, तो ये जो बिजनेस है वो इंडिया से मैनेज हो रहा है तब, एंड जो सेटअप है बिजनेस का वो इंडिया में होगा तब, इन सिचुएशन में ये जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। एंड अदरवाइज ये जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए ये टैक्सेबल नहीं रहेगी। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन यूएसए। ओके, तो बिजनेस कहाँ पे सिचुएटेड है, तो यूएसए में, एंड उसकी जो इनकम है वो कहाँ पे रिसीव हुई है, तो कनाडा। ओके, तो फॉरेन में ही उसकी जो इनकम है वो अराइज हुई है एंड फॉरेन में ही वो रिसीव हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी इनकम है वो फॉरेन इनकम हुई, तो उसकी अमाउंट क्या है, तो उसकी अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। तो इसीलिए ये फॉरेन इनकम है, तो ये सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा, इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं रहेगा क्योंकि ये सिचुएटेड है यूएसए में, तो आउट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है। ओके, तो ये हमारा ये जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा। फिर ना यहाँ पे सेकंड नंबर की जो पर्टिकुलर है वो देखते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया रिसीव्ड इन कनाडा। तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड कहाँ पे है, तो इंडिया में, एंड उसकी जो इनकम है वो रिसीव हुई है कनाडा में 80,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर ये जो इंडिया है उसमें हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो यहाँ पर ये जो इनकम है वो अराइज कहाँ से हुई है, तो इंडिया में से अराइज हुई है इनकम। तो अगर कोई इनकम इंडिया में से अराइज हुई है तो वो कौन सी इनकम हुई, तो वो हमारी इंडियन इनकम हुई। तो इंडियन इनकम ये तीनों के लिए टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 80,000 एंड यहाँ पर भी 80,000। इन तीनों के लिए यह टैक्सेबल रहेगा क्योंकि ये हमारी इंडियन इनकम हुई। तो इंडियन इनकम हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इंडियन इनकम हम किसे कहते हैं, तो जो इंडिया में अकर हुई है एंड रिसीव भी इंडिया में हुई है। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर है तो वो इंडियन इनकम हुई। तो यहाँ पर ये जो इनकम है जो हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया है, तो ये जो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तो इसकी इनकम भी कहाँ पे अराइज हुई है, तो इंडिया में ही अराइज हुई। तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल रहेगा। फिर यहाँ पे थर्ड पर्टिकुलर क्या है, तो इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन कनाडा। ओके, कनाडा में हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिला। ओके, एंड 50% ऑफ विच इज़ रिसीव्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट हम यहाँ पे दिया है 50% ऑफ विच इज़ रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, तो इंडिया में ये 50% अमाउंट जो है वो रिसीव हुई है। तो अगर इंडिया में रिसीव हुई है तो वो हमारे इंडियन इनकम हुई कितनी, तो 50%। तो यहाँ पर 1 लाख दिया है, तो 1 लाख का 50% करेंगे तो ये जो 50% होगा वो कितना होगा, तो 50,000। तो 50,000 हमारी इंडियन इनकम हुई क्योंकि ये रिसीव हुआ है इंडिया में। तो यहाँ पर ये जो 50,000 है वो तीनों में टैक्सेबल रहेगा क्योंकि ये इंडियन इनकम है। तो इन तीनों में हम यहाँ पर लिख देते हैं 50,000 एंड 50,000। ओके, देन बाकी के जो 50% बचे हैं वो कनाडा में रिसीव हुए होंगे। ओके, क्योंकि ये इनकम जो है वो कनाडा की है यानी कि ये फॉरेन इनकम हुई हमारी। तो ये जो फॉरेन इनकम है वो हम सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ही टैक्सेबल रहती है।
तो यहाँ पर हम फर्स्ट में लिखेंगे 50,000 एंड इन दोनों में ये टैक्सेबल नहीं होगा। देन अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर की बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा पर्टिकुलर है उसमें हमें बताया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन इंडिया। ओके, तो ये इनकम हुई है बिजनेस से जो सिचुएटेड है इन इंडिया। ओके, तो ये हमारी इंडियन इनकम हुई, कितनी है 3 लाख। तो ये हमारी इंडियन इनकम है, इसीलिए ऑब्वियसली ये तीनों में टैक्सेबल रहेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 लाख, 3 लाख एंड यहाँ पर भी 3 लाख। तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल रहेगी। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर में हमें बताया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा रिसीव्ड देयर। ओके, तो यहाँ पर जो कनाडा में जो बिजनेस है उसके वो बिजनेस से हमें इनकम हुई है। ओके, तो इनकम भी कनाडा से हुई है एंड रिसीव भी कनाडा में ही हुई है। एंड यहाँ पर हमें ब्रैकेट में बताया है कि बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, यानी कि इसकी अमाउंट कितनी है, तो 1,20,000। तो यहाँ पर ये इनकम जो है वो बिजनेस मैनेज फ्रॉम इंडिया यहाँ पर हमें बताया है, तो ये इसके लिए भी टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पर ये इनकम भी कनाडा में हुई एंड रिसीव भी वहाँ पे ही हुई है। ओके, बट बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, कितना, तो 1,20,000। तो यहाँ पर ये जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए यहाँ पर ये टैक्सेबल रहेगा, एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है उसके लिए भी ये यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा, एंड नॉन रेसिडेंट के लिए ये यहाँ पर टैक्सेबल नहीं रहेगा। देन आगे हमें यहाँ पर बताया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम कनाडा एंड रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, तो ये जो इनकम है वो हमें इंडिया में रिसीव हुई है, इंडिया में रिसीव हुई है तो वो हमारी इंडियन इनकम हुई। तो यहाँ पर कितनी इनकम है, तो 50,000। ओके, तो इंडिया में रिसीव हुई यानी कि इंडियन इनकम हुई, इसीलिए ये यहाँ पर तीनों में यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा। तो 50,000, 50,000 एंड 50,000। तो हमें यहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर्स दी थी वो हमने सारी यहाँ पर राइट डाउन कर दी कि कौन से, अगर रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या तो फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो कितना जो अमाउंट है इनकम वो हमें उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमें अमाउंट मिली है उसका हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो फर्स्ट का यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8,50,000। देन सेकंड का हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 6 लाख। एंड लास्ट जो कॉलम है उसका हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 4,80,000। ओके, तो ये हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम हुई। तो इसके ये जो अमाउंट हमें मिली है उसके ऊपर हमें यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन करना रहेगा। तो यहाँ पर ये जो सम है उसमें हमें यहाँ पे नहीं बताया गया है कि ये जो टैक्स पेबल हमें जो कैलकुलेशन करनी रहेगी वो हमें ओल्ड टैक्स स्लैब से कैलकुलेशन करनी रहेगी या फिर जो न्यू टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इसीलिए हमारा जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर उसका जो टैक्स पेबल है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर अप टू ₹2,50,000 तो यहाँ पर 0% का टैक्स है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 8,50,000 हमें इसका टोटल मिला है उसमें से ये जो 2,50,000 है वो हम 0% टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 0%, यानी कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर नील लिख देंगे। ओके, देन 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज़ पर यहाँ पर 5% का जो टैक्स है वो पेबल रहेगा। तो अब हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो 5 लाख में से 2,50,000, तो यहाँ पर ये जो इनकम है वो हम देखेंगे कि ये कितनी है। तो यहाँ पर ये जो 5 लाख है उससे ये ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर ये हमें कैलकुलेशन पूरा करना रहेगा। तो यहाँ पर हम 5% के जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो 5 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2,50,000। तो 2,50,000 जो हमारा आंसर आया है उसके ऊपर हम 5% के टैक्स हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 12,500। ओके,
देन अब हम यहाँ पर हमारी इनकम कितनी है, तो 8,50,000 की इनकम है। ओके, तो यहाँ पर ये जो 8,50,000 है वो 10 लाख से छोटी अमाउंट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 8,50,000 में से माइनस करेंगे 5 लाख। ओके, तो 8,50,000, ओके मैं आपको कैलसी में ही करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारी इनकम कितनी है, 8,50,000। ओके, तो ये जो 10 लाख है उससे ये कम है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 8,50,000। उसमें से ये जो 5 लाख है वो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस किया 5 लाख, तो हमारा आंसर कितना है, 3,50,000 आंसर है। उस पर हम 20% टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो इसके 20% हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 70,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 70,000। तो ये हमारा 8,50,000 पर हमने ये टैक्स कंप्लीट कर दिया। ओके, देन अब हम देखते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर इसकी इनकम कितनी है, 6 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर 2,50,000 तक तो ये 0% यानी कि नील आएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं नील। दैन 2,50,000 टू 5 लाख। ओके, तो यहाँ पर 6 लाख है जो 5 लाख से बड़ी अमाउंट है। ओके, तो यहाँ पर इनका कैलकुलेशन कर दे, तो यहाँ पर 5 लाख है, तो हम यहाँ पर 5 लाख लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 2,50,000, तो 2,50,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2,50,000। उसका हम 5% कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 12,500, तो यहाँ पर लिखेंगे 12,500। ओके, देन थर्ड यहाँ पे 5 लाख टू 10 लाख है 20%, तो यहाँ पे है 6 लाख। ओके, तो 6 लाख जो है वो 10 लाख से छोटी अमाउंट है, इसीलिए हम यहाँ पर 6 लाख उसमें से माइनस करेंगे 5 लाख, तो इसका आंसर आएगा 1 लाख। तो अब ये जो 1 लाख आया है उसका हम 20% करेंगे, तो इसका हम 20% करेंगे, 1 लाख का 20% करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 20,000। तो ये 20,000 हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। तो इसके जो 6 लाख थी इनकम उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन कर दिया। अब हम नॉन रेसिडेंट की बात करेंगे, तो उसकी इनकम यहाँ पर है 4,80,000, तो 2,50,000 तक तो ज़ीरो यानी कि नील आएगा। देन ये 4,80,000 हमें यहाँ पर दिया है जो 5 लाख से छोटी अमाउंट है, इसीलिए हम 4,80,000 माइनस 2,50,000 करेंगे, तो 2,50,000, तो हमारा आंसर कितना है, 2,30,000 आया। उसका हम यहाँ पर परसेंट करेंगे 5, क्योंकि ये जो 4,80,000 इनकम हमें यहाँ पर मिली है वो 5 लाख से कम है। ओके, तो 5%, तो इसका हम 5% करेंगे, तो आएगा 11,500, तो यहाँ पर लिख देते हैं 11,500। अब इन सब का हम यहाँ पर टोटल करेंगे, तो इसका हम टोटल करेंगे तो इसका आएगा 11,500। देन इसका हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32,500, एंड इसका हम टोटल करेंगे तो 82,500 इसका आंसर आएगा। देन अब हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया है कि गिव योर ओपिनियन अबाउट टैक्स प्लानिंग सो दैट ही कुड हैव रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर ये जो मोंटी है उसका जो टैक्स है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है। तो ये जो टैक्स है वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये जो हमारा आंसर है वो क्या आया, तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, तो ये जो मोंटी है वो रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसका उस अकॉर्डिंग से हम देखें तो उसका यहाँ पे टैक्स कितना पेएबल होता है, 82,500 रुपीज़, बट उसको हमें रिड्यूस करना रहेगा। ओके, तो अगर ये जो मोंटे है वो यहाँ पर कितने दिन तक स्टे किया है उसने, तो यहाँ पर 60 डेज में से 70 डेज तक उसने स्टे किया है। तो अगर ये जो मोंटी है उसने 59 डेज, ओके, तो यहाँ पर 60 माइनस 1 करेंगे 59। ओके, तो यहाँ पर 59 डेज तक उसने स्टे किया होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर 9 आ जाता। ओके, तो इन दोनों कंडीशन में अगर एक में 9 आ जाता तो ये हमारा क्या हो जाता, नॉन रेसिडेंट हो जाता। ओके, तो यहाँ पर उसने 59 डेज तक स्टे किया होता इंडिया में, तो ये हमारा नॉन रेसिडेंट हो जाता, तो उसको यहाँ पर कितना टैक्स पे करना पड़ता, 11,500। ओके, तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पर कम हो गई। तो अब हमें इसका आंसर यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ ही हैज़ स्टेड
59 days in India in previous year, यानी कि PY, so he could have obtained status of नॉन रेसिडेंट। ओके, तो उसने जो 59 डेज तक अगर स्टे किया होता तो नॉन रेसिडेंट का उसको यहाँ पर स्टेटस मिल जाता, एंड टैक्स वुड हैव बीन 11,500। ओके, तो अगर उसने 59 डेज तक स्टे किया होता तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम होती वो कितनी होती, 11,500। ओके, तो इस तरह से अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में से नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डायरेक्ट यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये इसका सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रही है तो मेक श्योर कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।